हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सीमेंट का सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जोसेफ ऑस्पिडॉन। ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी हम सीमेंट के कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। तो सीमेंट में 60 to 70% होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सेकेंड है SiO2 यानी कि सिलिका। सिलिका का जो मात्रा है वो 20 to 25% तक होता है। थर्ड है एल्यूमिना, जिसका मात्रा जो है करीब 5 से 10% तक सीमेंट में रहता है। ठीक है। फोर्थ है जिप्सम, जो 2 से 5% के आसपास तक सीमेंट में होता है। और एक चीज, जिप्सम की वजह से ही सीमेंट जमता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि सीमेंट का जो जमने का वजह है वो क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिप्सम। ठीक है। सेकेंड नाम आप जो देख रहे हैं सोरेनसन, इन्होंने पीएच स्केल का खोज किया था। जो हम पीएच स्केल अभी आगे क्वेश्चन में आएगा तो पढ़ेंगे, तो उसकी खोज जो है सोरेनसन ने किया है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के जमने का कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि सीमेंट जो है वो जिप्सम की वजह से जमता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं CaSO4.2H2O। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास बनाने में किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जिप्सम का प्रयोग हम ग्लास बनाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्लास बनाने में बाकी तीनों चीजों का प्रयोग हम करते हैं, लाइमस्टोन, सिलिका और सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ग्लास का कंपोजिशन भी अगर आपसे पूछ ले तो ये तीनों अगर आपको याद हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ग्लास में अचानक ताप परिवर्तन से दरारें पड़ जाती है? मतलब अगर सडन टेम्परेचर चेंज हो तो ग्लासें जो है वो दरक जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोडा ग्लास। सोडा ग्लास में अचानक अगर ताप में परिवर्तन हो तो उसमें दरारें आ जाती हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो PYQ से, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने PYQ से उठाए। तो आप निश्चिंत होकर के सारे क्वेश्चंस को लगाइए, काफ़ी अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें फ्लिंट ग्लास की, तो फ्लिंट ग्लास का यूज़ हम कैमरे के लेंसेज बनाने में करते हैं। ठीक है, और क्रूक ग्लास जो आप देख रहे हो उसका यूज़ हम चश्मा बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो UV रेज को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ग्लास के यूज़ में ये सवाल बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। बात करें फॉर्मिक एसिड की तो ये चींटी के डंक में होता है। ठीक, मैलिक एसिड की बात करें तो ये एप्पल में होता है, और ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है। जो हम पालक खाते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये चारों का कौन सा एसिड किस में पाया जाता है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से सल्फ्यूरिक एसिड को जानते हैं, H2SO4। ठीक है, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, और इसका यूज हम बैटरी में करते हैं। जो तेजाब होता है ना बैटरी में, उसमें हम H2SO4 का ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले HNO3 की, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, इसका यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं, या फिर आपने सुना होगा एक्सप्लोसिव जो है ना TNT, उसमें भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, और इसे हमेशा एल्युमिनियम में रखते हैं, क्योंकि ये कांच को गला देता है। ठीक, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि ये कांच को गला देता है, और इसे हम हमेशा एल्युमिनियम में रखते हैं। नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन बी में है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है इसका यूज आई ड्रॉप बनाने में करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है, और टाल्कम पाउडर जो हम यूज करते हैं गर्मियों के दिनों में, उसमें भी बोरिक एसिड का यूज ही करते हैं। ठीक, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट में है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। इसका यूज कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं ना उसमें ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल रेन में कौन सा यौगिक होता है? तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल रेन में NaCl, AgI और सॉलिड CO2 इन तीनों का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है, करते क्या है कि इन तीनों का मिक्सचर बना करके बादलों पर जो है वो छिड़काव कर देते हैं। ठीक है,
वैसे ये काफ़ी महंगा होता है और इंडिया में सिर्फ एक बार इसका यूज़ किया गया है और वो यूज़ किया गया था 2 दिसंबर 1984 को, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में। उस दिन वर्षा कराने के लिए, ताकि जो भी जहरीली गैस है वो खत्म हो जाए, तो एक ही बार इंडिया में आर्टिफिशियल रेन कराया गया। ठीक है, काफ़ी महंगा होता है ये और इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और सॉलिड CO2। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का पत्थर पीला क्यों पड़ने लगा? मतलब पीला हो रहा है ताजमहल का पत्थर, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। AgBr के बारे में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो यूज है वो हम फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है। एक और है AgNO3, जिसे सिल्वर नाइट्रेट नाम है इसका, और इसे इलेक्शन की वोट देने का भी गए होंगे तो आपके नाखून पे एक स्याही लगाई जाती है। ठीक है, तो स्याही जो है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझा चुना का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, बिना बुझा चुना क्विक लाइम यानी कि CaO को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बुझा चुना कौन सा है, तो CaOH2, जिसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। देखिए, अगर एक ट्रिक लगाना हो तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि कोई भी चीज बुझेगा तब जब उसमें हम वाटर डालेंगे। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो जहां पर भी O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तभी तो वाटर होगा। तो इस तरह से आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जहाँ पे OH नहीं होगा वो बिना बुझा होगा और जहाँ पे OH होगा वो बुझा हुआ होगा। ठीक है, वैसे बुझे चूने को स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। आपने CaSO4 के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, कैल्शियम सल्फेट, जिससे ताजमहल जो है वो पीला हो रहा है। और सी ऑप्शन में है CaOCl2, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ठीक, इन चारों ऑप्शन को मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आपको फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, MgOH2। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज जो है हम एसिडिटी को खत्म करने के लिए कहते हैं। जो इनो कभी कभी आप पीते होंगे उसमें भी यही होता है। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में ये काम करता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये नहाने के साबुन में इसका यूज होता है। मतलब नहाने का साबुन जो सॉफ्ट सोप है उसको बनाने में हम KOH का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है NaOH, इसे हार्ड सोप यानी कि जो कपड़े धोने के साबुन होता है उसमें यूज करते हैं। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रीजिया में HCl प्लस HNO3 किस अनुपात में होता है? तो देखिए, क्वेश्चन से ये चीज तो आपको पता चल गया ना कि एक्वा रीजिया में HCl और HNO3 दोनों होता है, दोनों को मिक्स होने से एक्वा रीजिया बनता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 HCl और 1 HNO3 होता है, नहीं 3:1 के रेशियो में होता है। रेशियो है, ठीक है, 3 और 1 नहीं है, ये रेशियो में अनुपात है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि रेशियो जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3:1 के रेशियो में होता है। बात करें एक्वा रीजिया की यूज की, तो इसका यूज जो है ना ज्वेलरी वगैरह को साफ करने में किया जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि गांव में महिलाओं के जो ज्वेलरी वगैरह धोने के नाम पर उनसे मतलब ठगी वगैरह कर लेते हैं लोग। होता क्या है कि वो एक्वा रीजिया लेकर के आते हैं और जब उसमें वो ज्वेलरी डालते हैं तो ज्वेलरी जो है उसमें घुल जाती है। ठीक है, तो उनका वेट कम हो जाता है, तो ऐसे करके लोग चोरी भी कर लेते हैं एक्वा रीजिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, टेबल सॉल्ट जो होता है वो NaCl को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो पाचक वगैरह के बनाने में काम आता है। जो आप पाचक वगैरह खाते हैं ना, जो मतलब डाइजेशन में जब आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो एक चूरन वगैरह जो आता है उसमें अमोनियम क्लोराइड ही होता है। बाकी आप बेकिंग सोडा और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल जो है केमिस्ट्री में बन जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लेते हैं, तो इन फार्मूलाज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने जानबूझकर इनको ऑप्शन में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज
फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंडलीव। मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था और इसने ही पहले पीरियड और ग्रुप्स के बारे में भी बताया था, ठीक है, इसलिए इसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं उसको दिया है मोसले ने 1913 में, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी सवाल बन जाता है। कौन सा एलिमेंट मेंडलीव के एका एल्युमिनियम के रूप में जाना जाता है? देखिए अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा कि एका एल्युमिनियम है क्या। मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो उस समय तक सिर्फ 63 नोन एलिमेंट्स थे, ठीक है, लेकिन ये काफी समझदार व्यक्ति था, इसने कुछ जो बॉक्सेस थे उसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। उसने कहा कि जब भी मतलब फ्यूचर में कोई एलिमेंट खोजा जाएगा तो उसको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो जो एका एल्युमिनियम के नाम से उसने बॉक्स छोड़ा था वहां पर आज के टाइम में एक एलिमेंट है, उसे हम जानते हैं गैलियम के नाम से, ठीक। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछे कि एका एल्युमिनियम कौन सा है तो गैलियम आप बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा एका बोरोन अगर पूछ ले तो आप स्कैंडियम बताएंगे और एका सिलिकॉन की बात करें तो जर्मेनियम बताएंगे, ठीक है। एका एल्युमिनियम, एका बोरोन और एका सिलिकॉन कुछ और नहीं है, मेंडलीव ने कुछ बॉक्सेस के नाम रखे थे, वहीं पर आज कुछ एलिमेंट्स हैं जो जाहिर सी बातें मिल गए हैं उनके बाद, तो उनको रख दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त और कितने ग्रुप हैं? मतलब कि आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें कितने पीरियड हैं और कितने ग्रुप्स हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें पीरियड की तो पीरियड है 7 और ग्रुप्स है 18, ठीक है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का कुछ नाम रखा गया है तो वो नाम कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्कली मेटल्स, ठीक है। नोबल गैस कहते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को, या फिर उन्हें इनर्ट गैस भी कहते हैं क्योंकि वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। हेलोजन की बात करें तो ग्रुप 17 जो है उसे हम हेलोजन बोलते हैं और चाल्कोजेंस जो है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो आपके सामने लिस्ट दिख रहा है इसको याद भी कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नोबल गैस है। तो अगर आपको नोबल गैस के बारे में आइडिया ही नहीं होगा तो आप वहां पे एलिमिनेट कैसे करोगे, ठीक है। तो आप सारे नोबल गैसेस के नाम याद जरूर रखें, कम से कम नोबल गैस तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जनरली क्या है कि सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ एक पारा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी Hg, जिसे हम पारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, और इंग्लिश में इसे मरकरी बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मरकरी है तो फिर Hg कैसे, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो एक्चुअली जो Hg है उसका फुल फॉर्म होता है हाइड्राजीरम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, लेकिन Hg का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा हाइड्राजीरम, ठीक। इसका यूज जो है हम थर्मामीटर में करते हैं, आपको पता होगा, जो हम फीवर कभी कभी मेजर करने के लिए यूज करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर में पारा का ही यूज क्यों करते हैं, मरकरी ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो है ना ग्लास में कभी चिपकता नहीं है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ग्लास में चिपकता नहीं है, ठीक। बात करें हम अगर ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, सिर्फ यही एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो मेटल में मरकरी हो या फिर नॉन मेटल में ब्रोमीन, ठीक है। अगला सवाल है, मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा धातु उपयोग किया गया? विच मेटल इज यूज्ड बाय ह्यूमन फर्स्टली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर। कॉपर का यूज सबसे पहले मानव ने किया था, ठीक है। इसको रेड मेटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब कॉपर पे रस्ट लगता है, जंग लग जाता है, तो एक ग्रीन कलर का लेयर बना लेता है वहां पे, ठीक। और उसका जो फार्मूला है वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो फार्मूला भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज मोस्ट मैलिएबल? कौन सी धातु सबसे ज्यादा लचीला होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, Au, यानी कि गोल्ड। गोल्ड जो है सबसे ज्यादा लचीला होता है
अगर हम बात करें निकेल की, तो निकेल जो है सबसे कम लचीला होता है, ठीक है। मोस्ट मैलिएबल गोल्ड, लीस्ट मैलिएबल निकल, ठीक है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए इसका यूज हम बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं, क्योंकि जल्दी गले नहीं और जलता रहे, ठीक। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम के बारे में एक और चीज़ है कि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। ए और पोटेशियम दोनों जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों को ही केरोसिन में डुबो कर रखते हैं ताकि रिएक्ट ना कर ले। अगर ये हवा के साथ भी आएंगे ना तो ये रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम दोनों को जो है मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ऑप्शंस को हम डिटेल में कवर करें तो एल्युमिनियम जो है वो मोस्ट अबेंडेंट ऑन अर्थ है, मतलब धरती पे सबसे ज़्यादा जो है वो एल्युमिनियम ही मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम जो है इसके बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब सबसे कम रिएक्शन ये करता है प्लैटिनम, ठीक है। अगर प्लैटिनम ना रहे तो उसके बाद हो जाएगा गोल्ड, क्योंकि सबसे लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड भी आता है।